फ्रेंड्स, दिस इज शकार जय सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन साहब की बायोग्राफी को कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो प्रैक्टिस करवाई गई है ना, लिटरेरी टर्म फॉर्म्स की। आप उसको जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तो जॉन मिल्टन साहब की बायोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, किसी भी राइटर की बायोग्राफी हो उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोग्राफी जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें से कई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है ना। उनका जो डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेथ ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन हो गए, उनके वर्क्स हो गए, है ना। तो ये सब जो जानकारी होती है ये आपको बायोग्राफी से बहुत अच्छी मिल जाती है। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। तो इसीलिए किसी भी राइटर की हो बायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए। तो आज हम जॉन मिल्टन साहब की बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उसके बाद इनके पोएम्स, ओड्स, सोनेट्स को भी हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और एक बात फ्रेंड्स, की तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। अब कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको डेली वीडियो दूँ, है ना। तो जॉन मिल्टन साहब को हम पूरा करेंगे। पहले इनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, इनकी जितनी पोएम्स हैं, सोनेट्स है, उसको पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब तक आपका एग्जाम आए आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाए जॉन मिल्टन साहब के बारे में, है ना। तो चलिए आज इनकी बायोग्राफी को हम कवर करते हैं। और एक बात की फ्रेंड्स, आप जो है जब किसी भी राइटर की अगर बायोग्राफी आप पढ़ रहे हो तो आपको कॉपी पेन आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए, है ना, क्योंकि नोट करते आप चलेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए पहले इनका बर्थ देख लेते हैं। जॉन मिल्टन का बर्थ कब हुआ था, है ना। तो 9 दिसंबर 1608 इन ब्रीड स्ट्रीट लंदन। देखिए, ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये सब बहुत ही जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये ब्रीड स्ट्रीट लंदन में किसका जन्म हुआ था? मिल्टन साहब का। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 में। किसका हुआ था? जॉन मिल्टन साहब का। इतना क्लियर हुआ? जॉन मिल्टन साहब का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 ब्रीड स्ट्रीट लंदन में हुआ था, है ना। इनकी डेथ को देख लेते हैं। 8 नवंबर थर्सडे 1674 डाइट ऑफ गाउड से इनकी डेथ हो जाती है एंड वाज वेरियड इन सेंट गिल्स क्रिपल गेट में इनको दफनाया जाता है। ये कब मरे थे? 8 नवंबर को 1674 में, है ना। 1674 है, 1674 में मरते हैं। किसकी वजह से मरते हैं? गाउड की वजह से। ये क्या होता है? गठिया होता है ना, एक रोग ये भी होता है, गठिया की तरह होता है, गाउड हो उसको बोलते हैं। तो इनको दफनाया जाता है एसटी गिल्स क्रिपल गेट में। किसको दफनाया जाता है? जॉन मिल्टन साहब को। इतना क्लियर हुआ आपको? उनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 ब्रीड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। कब मरे थे? 8 नवंबर को। देखिए, दिसंबर में जन्म होता है, नवंबर में मरते हैं, है ना। 1674 में डाइड किस वजह से मरे थे? गाउड की वजह से, है ना। इनको कहाँ पे दफनाया गया था? सेंट गिल्स क्रिपल गेट में। इतना क्लियर हो गया आपको? ये जानकारी रखना आपको ज़रूरी है, आप इसको नोट भी कर लीजिए। इनके फादर के बारे में देख लेते हैं। इनकी फादर का नाम क्या था? जॉन मिल्टन, है ना। इनकी फादर का नाम क्या था? जॉन मिल्टन। अ प्रोस्पेरियस लंदन Skinner is said to have turned Puritan while student at Oxford and to have been disinherited by his family, है ना। इनके जो फादर थे जॉन मिल्टन की मिल्टन साहब के जो फादर थे उनका नाम क्या था? जॉन मिल्टन। तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, है ना। तो वो जो है कि प्यूरिटन में चले जाते हैं। तो इस वजह से जब इनकी फैमिली को पता चलता है तो इनकी फैमिली क्या करती है? इनको घर से जो है कि बाहर कर देती है, यानी कि फैमिली नाराज़ रहती है तो इनको क्या करती है? घर पे आने के लिए मना कर देती है। और इनके फादर के बारे में और जानकारी लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ स्कॉलर, है ना। कम्बिनेशन ऑफ स्कॉलर थे, बिजनेसमैन थे और रेडिकल थे, प्यूरिटन थे, इन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन थे, एट अ म्यूजिक। इतना होने के साथ साथ ये स्कॉलर, बिजनेसमैन भी थे, रेडिकल भी थे, प्यूरिटन भी थे, पॉलिटिक्स भी थे, रिलीजन भी थे, और होने के साथ साथ ये क्या थे? एक म्यूजिशियन भी थे, है ना।
ये एक म्यूजिशियन भी थे। कौन था? जॉन मिल्टन साहब के फादर। उनका नाम याद रखिएगा, जॉन मिल्टन। ठीक है, उनकी माता का नाम देख लेते हैं। उनकी माँ का नाम था सुराह जेफरी, है ना। किसकी माँ का नाम था? मिल्टन साहब के। इनका ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। जॉन मिल्टन का ऑक्यूपेशन देख लेते हैं क्या था, है ना। अ वेल-read एलिजाबेथन पोप, पैम्पलेटियर, हिस्टोरियन, अ सिविल सर्वेंट फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल, है ना। इनके ऑक्यूपेशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक पैम्पलेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो एक लिखा जाता है ना, जो एक प्रचार पुस्तिका लिखी जाती है, उसको एक छोटी पुस्तिका भी आप कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैम्पलेट कहते हैं, है ना। तो अ वेल-read एलिजाबेथन पोप, पैम्पलेटियर, हिस्टोरियन और सिविल सर्वेंट फॉर कॉमनवेल्थ, है ना। ये पैम्पलेटियर थे, इतिहासकार भी थे। ठीक है, ये नाम आता है आपका ओलिवर क्रॉमवेल, है ना। ओलिवर क्रॉमवेल ये इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल में एक सिविल सर्वेंट का भी काम किए थे। कौन किया था? जॉन मिल्टन साहब, है ना। और इनका पीरियड कब तक चला था? 1625 से 1660 इज नोन एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन का जो काल था, जो जाना जाता है, उनका जो पीरियड जाना जाता है, वो 1625 से 1660 है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, मैंने पॉइंट करके ऐसे लिखा है ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, नोट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट मिल्टन। कुछ फैक्ट्स हैं मिल्टन के बारे में, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि लेडी ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। किसको? मिल्टन साहब को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेचर विथ auburn hair and an oval face with grey eyes and a fair complexion, Milton was called a lady of क्राइस्ट कॉलेज, है ना। इनके जो हेयर थे है ना, इनके जो हेयर थे वो मिडिल रखते थे, यानी कि न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, मतलब बीच में। फिर वो इनकी पिक्चर आप देखे होंगे बुक में। तो इनके जो बाल थे, इनके बाल बड़े ही खूबसूरत थे, है ना। स्टेचर विद ऑबर्न थे इनके हेयर। इनका जो फेस था ओवल था, यानी अंडे के आकार का था। इनकी जो आईज थी वो क्या थी? ग्रे थी। और फेयर कंप्लेक्शन का मतलब जानते हैं? इनका फेयर इनका जो फेयर था, कंप्लेक्शन मतलब रंग होता है, फेयर गोरा था। कंप्लेक्शन एक तरह से कह सकते हैं जैसे बादल का रंग होता है, उससे आप कह सकते हैं। तो ऐसे इनका फेयर था। मिल्टन वॉज कॉल्ड, इन्हीं सब वजह से मिल्टन को क्या कहा जाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट। कॉलेज में इनको क्या कहा जाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट, है ना। इनके जो इतनी खामियां थी, इनके जो बाल थे मिडिल स्टेचर विद अबर्न हेयर थे, इनका फेस कैसा था? ओवल था, ग्रे आइज थी, फेयर कंप्लेक्शन था, तो इस वजह से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है ना। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। In 1620, at the age of 12, Milton enrolled at St. Paul's School in London, है ना। इन 1620 में 12 एज में मिल्टन ने सेंट पर्ल स्कूल इन लंदन में कॉलेज स्कूल था, उसमें इन्होंने दाखिला लिया था 1620 में, है ना। मिल्टन ने 1620 में स्कूल में कब दाखिला लिया था? 1620 में लिए थे। और वो स्कूल का नाम क्या था? सेंट पर्ल स्कूल इन लंदन। और कहाँ था वो? लंदन में था। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिज फर्स्ट डिटेबल कंपोजिशन वर 2 songs done at age 15 at लॉन्ग बेनिंगटन। ठीक है, जब 15 वर्ष की इनकी एज थी तो इनका बेनिंगटन था, लॉन्ग बेनिंगटन था, जो 2 सॉन्ग्स था, यानी कि मतलब ये एक भजन की तरह होता है ना, एक भजन होता है।
1625 ही वॉज इनरोल्ड एट क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1625 में वह जो है क्राइस्ट चर्च कॉलेज जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। On December 25, 1629, at the age of 21, he composed the ode on the morning of Christ Nativity, है ना। Christmas morning at Cambridge, he imitated on admirable dramatic poet William Shakespeare was also composed during this day, है ना। इनकी जो बातें हैं ये 25 दिसंबर 1629 को, इनकी एज क्या थी, 21 साल की थी। तो उन्होंने एक ओड को कंपोज किया था जिसका नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, है ना। इसको इन्होंने कब किया था, 25 दिसंबर 1629 को कंपोज किया था। तो क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज में, है ना। हिज एपिटैफ ऑन, जो एडमिरेबल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो प्रशंसनीय, नाटकीय कवि विलियम शेक्सपियर, ठीक है, उन दिनों ये रचा गया था। यानी कि जिस समय विलियम शेक्सपियर के जो नाटक थे वो, विलियम शेक्सपियर को जो है कि उस टाइम काफ़ी उनकी प्रशंसना थी, तो उसी के दौरान वो इसको क्या करते हैं, उसको रचते हैं। किसको, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी को, है ना। कब किए थे, बस इनका ये जो डेट है आप उसको याद रख लीजिए, 25 1629 में, है ना। इसको पहली बार इसको कंपोज करते हैं। तो आइए कुछ आगे है चीज़ें, इसके बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज ऑन शेक्सपियर, है ना। इनका जो फर्स्ट पोएम था जॉन मिल्टन का, ऑन शेक्सपियर था। यस, यहाँ पे कैपिटल रहेगा, है ना। तो ऑन शेक्सपियर था, जो 1630 में ये पोएम आती है ना। एनोनिमसली इंक्लूडेड इन सेकेंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये जो एनोनिमसली होती है यानी गुमनाह रहती है, मतलब चोरी छुपके से ये इसको ऑन द शेक्सपियर जो इनकी पोएम रहती है उसको करते हैं। और इसको पब्लिश कब करते हैं, जब विलियम शेक्सपियर की सेकेंड फोलियो आती है 1632 में, है ना। शेक्सपियर की सेकेंड फोलियो कब आती है, 1632, यानी कि 1632 में आती है। और शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो कब आती है, 1623 में आती है ना। 1632 में सेकेंड आती है एंड 1623 में पहली आती है ना। तो उसके दौरान इस पोएम को विलियम शेक्सपियर क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं ऑन द शेक्सपियर को, ठीक है। जो एक गुमनाह रहती है और बिना नाम की रहती है, ये कौन सी, ऑन द शेक्सपियर, है ना। इसका डेट आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इसकी इनकी फर्स्ट पोएम थी ये। आप इसको जो है कि आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। He withdrew himself from the university in 1632 after taking degree of MA। MA की डिग्री लेते हैं, कब लेते हैं, 1632 में। और फिर ये यूनिवर्सिटी से क्या हो जाते हैं, विदड्रॉ हो जाते हैं। He both the masque, arcades and comus were composed for Nobel pattern performed in 1632 में, है ना। His both, इनके दो बोथ रहते हैं, इनके जो एक मार्क्स आर्किड्स एंड कॉमर्स रहता है उसको कब परफॉर्म करते हैं, 1632 में करते हैं, है ना। इसको कब करते हैं, 1632 में किया जाता है एंड 1634 से रिस्पेक्टिवली रहता है, क्रमशः में रहता है ना। कॉमर्स आर्ग्यूज फॉर virtuousness, temperance of chastity. In April 1637, his mother Sarah Jeffrey Milton died and was buried in a town of Hardin in November, है ना। इनकी इसी के बीच इनकी माता का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है 1637 में। किसकी, मिल्टन साहब की जो माँ रहती हैं सारा जेफरी, उनका डेथ हो जाता है और उनको कहाँ दफनाया जाता है, हार्डन में, इन नवंबर में, है ना।
1637 ही रोड द पोएम लिसिडस को लिखते हैं अ पास्टोरल एलेजी। जैसा कि आप सभी को ही पता है कि मिल्टन साहब की जो लिसिडस है वह क्या है, एक पास्टोरल एलेजी है। और इसको कब लिखा था इन्होंने, 1637 में। ये पॉइंट की बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अब इस बात को जानते हैं कि मिल्टन साहब ने लिसिडस को किस पे लिखा था, किसकी डेथ पे लिखा था, है ना। मोनरली ऑन अ डेथ फॉर हिज कॉलेज फ्रेंड, उनके कॉलेज के फ्रेंड थे जिनकी डेथ हो जाती है। और उनका नाम उनका नाम रहता है एडवर्ड, उनके फ्रेंड का नाम रहता है फ्रेंड्स एडवर्ड किंग, हु ड्रॉनेड इन आयरिश सी, जिनकी डेथ किससे हो जाती है, आयरिश सी में डूबने की वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, मिल्टन साहब के फ्रेंड्स रहते हैं, उनका नाम क्या रहता है, एडवर्ड किंग उनका नाम रहता है। वो कहाँ के उनके फ्रेंड रहते हैं, कॉलेज के फ्रेंड रहते हैं। और अब उनके जो कॉलेज के फ्रेंड रहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एडवर्ड किंग की डेथ पर मिल्टन साहब ने कौन सा पोएम लिखा, तो वो क्या है, लिसिडस। अगर ये पूछा लिसिडस है क्या, ये क्या है, यह पास्टोरल एलेजी है। और इसको कब लिखा गया था, 1637 में, है ना। इनके जो फ्रेंड है एडवर्ड किंग कॉलेज फ्रेंड थे, और आयरिश सी में डूबने की वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। In July 1639, he composed the poem Epitaphium Daemonis as an elegy for his best childhood friend Charles Dietrich, who died during Milton's European tour. और एक और पोएम को कंपोज करते हैं 1639 में, एक पोएम को और कंपोज करते हैं, एपिथेपियम डेमोनिस है, ठीक है। ये उनके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं और वो चाइल्डहुड फ्रेंड रहते हैं, यानी कि उनके बचपन के फ्रेंड रहते हैं। और उनका नाम क्या रहता है, चार्ल्स डायोजती उनका नाम रहता है ना, उनके जो बचपन के फ्रेंड होते हैं। और ये कहा जाता है कि वो डाइड ड्यूरिंग मिल्टन्स यूरोपियन टूर, ठीक है। ये मिल्टन की जब डेथ होती है, जब मिल्टन मरते हैं तो उसी के आसपास इनकी भी डेथ होती है। किसका होता है, मिल्टन साहब के जो चाइल्डहुड फ्रेंड रहते हैं चार्ल्स डायोजती की होती हैं, ठीक है। और ये लिखते हैं इसको, ठीक है, एपिथेपियम डेमोनिस को लिखते हैं ना, डेमोनिस को लिखते हैं। कब कंपोस्ट करते हैं, 1639 को। ये सब पॉइंट वाली बातें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इन 16, यहाँ से भी देखिए, इन 1643 ही मैरिड मैरी पॉल, है ना। 1643 में वह मैरी पॉल के साथ शादी कर लेते, कौन, मिल्टन कर लेते हैं। और सेलो प्लीजर लविंग गर्ल, वह एक प्लीजर लविंग गर्ल रहती हैं। और किसकी बेटी रहती हैं, रिचर्ड पॉल की। उनके फादर का नाम क्या रहता है, मैरी पॉल के फादर का नाम क्या रहता है, रिचर्ड पॉवेल, जो ऑक्सफोर्ड से रहते, कैवलियर एंड रॉयलिस्ट रहते हैं। दिस मैरिज वॉज अ फेल, लेकिन उनकी शादी चलती नहीं है, इन लोगों की शादी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इन 1643 अनहैप्पी इन हिज मैरिज, ठीक है। 1643 में ये लोग शादी से काफ़ी अनहैप्पी रहते हैं, लेकिन बहुत खुश नहीं रहते हैं शादी से, तो इन लोगों का तलाक हो जाता है। आगे देखते हैं। He wrote a pamphlet, England laws entitled Doctrines and Discipline of Divorce, followed by judgment of Martin Bucer, Tetrachordon, Clostridian, the so-called Divorce Tract, है ना, ट्रैक्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अर्न मिल्टन द डिराइसिव निकनेम्ड मिल्टन द डाइवोर्सर, है ना। जब 1643 में फ्रेंड्स क्या होता है, इन लोगों को जो शादी से नहीं खुश रहने के बाद इन लोगों का तलाक हो जाता है। तो उस पर ये जो होता है, ही रोट अ पैम्पलेट, मिल्टन साहब ने एक पैम्पलेट लिखते हैं जो इंग्लैंड के कानून और सिद्धांत रहता है ना, तो उसके तलाक का जो अनुशासन रहता है, उसके बाद
ये जो मार्टिन वूसर रहता है, ट्रैक्टर चार्टर कोलार स्टेडियन का फैसला आया और उसको क्या क्या कहा गया, तलाक ट्रैक्टर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, मिल्टन को उपहास पूरे होता है। फिर उनको जो है कि निक नेम दिया जाता है मिल्टन द डिवोर्सर। ठीक है, इस फिर उनको क्या निक नाम दिया जाता है, मिल्टन साहब को मिल्टन द डिवोर्सर दिया जाता है ना। इसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से जब इस पे प्रैक्टिस होगी तो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, in 1644 after the Easterners the company attempted the censure Milton's judgment of Martin Wooser. He published the impassioned tract Aeropathetica in support of a free press, है ना। तो इस पे भी, इसमें मिल्टन साहब जो है कि 1644 में एरोपेटिका को सपोर्ट ऑफ फ्री प्रेस से भी इसको क्या करते हैं, पब्लिश्ड करते हैं। इन 1647 हिज फादर जॉन डाइड, इनके फादर की डेथ हो जाती है 1647 में जॉन मिल्टन के। ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आइज इन 1615, है ना। 1650 में इनकी एक आंख की रोशनी चली जाती है। तो इनके डॉक्टर ने मना किया रहता है। जो मिल्टन साहब रहते हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी देर तक बैठना, पढ़ना, लिखना, करना सब इनका रहता था, ये बहुत कम सोते थे। तो डॉक्टर ने इनको एडवाइस दिया, डॉक्टर ने इनको मना किया कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आप वर्क अभी मत कीजिए। लेकिन ये उस बात को मानते नहीं हैं, अपने वर्क को जारी रखते हैं और यही कारण रहता है कि उनकी दोनों आँख की रोशनी चली जाती है। He lost the sight of one eye in 1615, 1650 में उनकी एक आंख की रोशनी चली जाती है। He did not care for warning of the doctors who advised his to take rest. डॉक्टर उनको जो है कि वार्निंग करता है कि आपकी एक आंख की रोशनी चली गई है, अब आपको आराम करने की ज़रूरत है, आप वर्क को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए और अपना जो है कि रेस्ट कीजिए। But he did not care and worked laboriously in writing the defense of the English people. ठीक है, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं हैं, वो अपने काम को जारी रखते हैं। This work resulted in a total blindness, और रिजल्ट, ये जो वर्क करते रहते हैं फिर उसका रिजल्ट क्या आता है कि वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाते हैं। यस, यही वर्क हो गया है। ठीक है, 2 बार हो गया है। He became totally blind in 1652. आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मिल्टन साहब पूरी तरह से अंधे कब हो गए थे, 1652 में पूरी तरह से ये क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। In 1649, in support of execution of King Charles I, his first political tract, Tenure of Kings and Magistrate। नेक्स्ट देखते हैं, इन फरवरी 1652 ही बिकम ब्लाइंड, 1652 में ये पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। हिज फर्स्ट वाइफ, इनकी जो पहली वाइफ रहती हैं, आप इस बात को याद रखेंगे, इनकी पहली वाइफ का क्या नाम रहता है, मैरी पॉवेल, उनकी डाइड, वो भी मर जाती हैं 5 मई 1652 को, उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उनके 3 डॉटर्स रहती हैं, उनकी 3 बेटियां रहती हैं, एनी, मैरी एंड डिब्रा रहती है। ओनली मेल चाइल्ड जॉन डाइड इन फैंसी इन 1651, एक मेल चाइल्ड रहता है जो 1651 में डाइड हो जाता है। इन 1657 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक से ये शादी कर लेते हैं। ये देखिए सेकेंड पॉइंट है, इसको भी आप फर्स्ट, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी वो किसके साथ शादी करते हैं, फर्स्ट बार वो किसके साथ शादी करते हैं, मैरी पॉवेल के साथ करते हैं, है ना। और सेकेंड बार वो शादी किसके साथ करते हैं, कैथरीन वुडकॉक के साथ करते हैं 1656 में, 1656 में, है ना। बोथ मदर चाइल्ड डाइड 1658 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार भी ये शादी करते हैं 1663, 1663 में ये तीसरी बार शादी करते हैं, जिनका नाम रहता है एलिजाबेथ मिन सुल रहती है ना। ये लेडी 13 ईयर्स यानी कि 30 साल इनसे क्या रहती हैं, छोटी रहती हैं मिल्टन साहब से,
और वह शादी कर लेते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। 1663 में मिल्टन साहब किसके साथ शादी करते हैं? मिन्सुल के साथ शादी कर लेते हैं, है ना। इनके साथ शादी कर लेते हैं और ये इनसे 30 साल क्या रहती हैं? छोटी रहती हैं। Before writing Paradise Lost, Milton thought of writing of King Arthur, but later on they decided to write on the Fall of Man. ये जो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन साहब लिखे थे फ्रेंड्स, तो पैराडाइज लॉस्ट लिखने से पहले मिल्टन ने किंग आर्थर पर लिखने के बारे में सोचा, है ना। पैराडाइज लॉस्ट जब मिल्टन साहब लिखने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा किंग आर्थर पे लिखने के लिए, बट लेटर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि ये द फेल ऑफ मैन पे लिखा जाए। इट रिजल्ट इन पैराडाइज लॉस्ट विच फिनिश्ड इन 1665 में, है ना। अंधेरे में, मतलब ये श्रम जो पैराडाइज लॉस्ट होता है 1665 में अंधेरे के मतलब शास्त्रम के बाद ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आफ्टर 7 years लिव्ड ऑफ डार्कनेस, ठीक है। 7 साल के बाद, 7 years के बाद जो है कि स्टार्ट राइटिंग, इसको लिखना शुरू करते हैं। इट इन 1658, है ना। इसको लिखना शुरू करते हैं और इसको कब पब्लिश करते हैं? 1667 में इसको पब्लिश कर देते हैं। किसको पब्लिश कर देते हैं? पैराडाइज लास्ट को। और लिखना कब शुरू करते हैं? 1658 में। और पब्लिश कब होती है? 1667 में। ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, है ना। ओरिजिनली जो पैराडाइज लॉस्ट है उसको डिवाइड 10 बुक में किया गया, बट आफ्टरवर्ड इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक। अब बाद में इसको 12 बुक में डिवाइड कर दिया गया। एट थॉमस एलवुड सजेशंस, है ना। थॉमस एलवुड के सुझाव पर पैराडाइज लॉस्ट, बट व्हाट हस्ट thou to say the paradise found, मिल्टन रोड द सेकेंड पार्ट, ठीक है। जो थॉमस एलवुड रहते हैं उनके सुझाव पर पैराडाइज फाउंड्स में आपका क्या कहना है? तो उस पर मिल्टन साहब फिर उनकी जो सेकेंड पार्ट रहती है, मिल्टन रोड द सेकेंड पार्ट ऑफ एपिक पैराडाइज रेगेंड 1671 इन 4 बुक्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिल्टन लिखते हैं सेकेंड पार्ट, इसका जो इपिक है, ये भी महाकाव्य है, पैराडाइज रेगेंड, और कब लिखते हैं? 1671 यानी 1671 में। और इसमें कितनी बुक है? 4 बुक्स है। किसमें है? पैराडाइज रेगेंड में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 1671 हिज लॉस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सैमसम एगोनिस्ट, है ना। इनका जो 1671 में लास्ट वर्क रहता है सैमसम एगोनिस्ट, द मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक पोएम ऑन द ग्रीक मॉडल अपीयर। जो ग्रीक मॉडल पर सबसे शक्तिशाली नाटकीय कविता दिखाई देती है ना, सैमसम एगोनिस्ट। इसको कब इम्पोर्टेंट वर्क था, इनको कब किए थे? 1671 में, है ना। इनके मिल्टन साहब के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनको देख लेते हैं। आइए देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं मिल्टन साहब के। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में करते हैं, है ना। 1629 में आप देख लीजिएगा डेट। और मैंने ये जो इनके जो मिल्टन साहब के वर्क की डेट है, मैंने इसके अरोरा से लिया है ना। थोड़ा सा मैंने गूगल पे भी सर्च किया है तो सेम मिला है। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में आती है। ऑन द शेक्सपियर के बारे में भी आपने ऊपर पढ़ा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो ये 1630 में आती है ना, जब शेक्सपियर की सेकेंड फोलियो आती है 1632 में। नेक्स्ट देखते हैं ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज 23 1631 आर्केड्स 1613 से 34 एलेग्रो एंड पेंसरेसो जो है कि 1631 1634 के बीच में थे, ठीक है। एल एलेग्रो एंड आई एल पेंसरेसो है ना।
जो 1631 1634 के। अब कॉमर्स जो इनका रहता है 1634। लिसिडस के बारे में भी आपने पढ़ा है, रिटेन इन 1637, पब्लिश्ड इन 1638। इसको कब लिखे थे? 1637 में लिखा था, यानी कि 1637 में इसको लिखे थे और 1638 में इसको पब्लिश किया था। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन द जजमेंट ऑफ मार्टिन वूसर, टेट्राकोर्डन एंड यस सिलोस्टेरियन 1643-45, ऑफ एजुकेशन एंड एरोपेटिट का 1644 में, द टेन्योर ऑफ किंग्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स इकोनॉक लॉट्स 1649 में, डिफेनियो प्रो पाब्लो 1651 में, डेफेंसियो यस सेशोंडा 1654 में, डेफेंसियो प्रो 1655 में, पैराडाइज लॉस्ट को भी आपने देखा है 1658-65 पब्लिश्ड हुआ था इन 1667 में, 1667 में इसको पब्लिश्ड किया गया था। विद 10 बुक्स थी, बट बाद में इसको कितनी बुक कर दी गई? 1674 में 1674 विद 12 बुक्स बाय स्प्लिटिंग बुक्स, है ना। इसको 1674 में इसको 12 बुक कर दिया गया। पैराडाइज रेगेंट की बात करते हैं, 1671 में है। सैमसन एगोनिस्ट 1671 में है। इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। एनिमेट वर्जन अपॉन द रिमोनस्ट्रेंट्स डिफेंस सोनेट्स है। हाउ सून हैज टाइम ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ टू द नाइटिंगेल द रीचिंग द एज ऑफ 23, द मास्करी ऑफ पैडमेंट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये क्या है? ये इनकी सोनेट्स हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इनकी बायोग्राफी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो बायोग्राफी आप ज़रूर पढ़िएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, बायोग्राफी को ज़रूर पढ़िएगा। बायोग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मिल्टन की जो इनके वर्क्स हैं उसके बारे में हम जो है कि कल उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही आपकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।